हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं। आज ये अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा और हर एक प्रैक्टिस सेट के अंदर से मैं 25 क्वेश्चन आपको करवाऊंगी जो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा। और हाँ भाई, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूले भाई। कमेंट आप जरूर से जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। क्या पूछा गया भाई, संविधान के कौन से अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में जो लिखित हिंदी भाषा है उसको संघ की राजभाषा घोषित किया गया। 347, 348, 343, 345। 343 है। इसमें भी इस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। एक अभी जो भारतीय संविधान है उसे किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो 343 से 351 तक, 334 से 315 तक, 343 से 135 तक, 334 से 153 तक। तो 343 से 351 तक। ठीक है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। 343 से 351 तक भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का क्या है, उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। ठीक है, जो पश्च स्वर है वो हमें बताना है कौन सा है। तो आ है, ई है, बड़ी ई है या ए है। जो भी आ है ये पश्च स्वर में आएगा और इसके अकॉर्डिंग और जो भी है जैसे आ, उ, ओ और औ। ठीक है, ये पश्च स्वर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ये 5 है जो पश्च स्वर है, ध्यान से रखना क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। तो फिर ई क्या है, ये अगर स्वर के अंतर्गत आएगा ई। ठीक है, छोटी बड़ी दोनों। फिर ए और री, ये भी अगर स्वर के अंतर्गत आएगा। और जो ए है ये मध्य स्वर है भी। क्या है, मध्य स्वर है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, जो हिंदी भाषा है इसके विकास का सही अनुक्रम बताना है। तो पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, हिंदी पाली अपभ्रंश और प्राकृत। तो भाई ए ऑप्शन ठीक है, पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। ये हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम रहेगा, ये ध्यान रखना। जो पाली है वो 500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 1 ईस्वी तक इसका समय रहेगा। प्राकृत का रहेगा भाई 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और हिंदी का भी आधुनिक भाषा के अंतर्गत आती है, तो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, ध्वनि गुणों के साथ। तो वर्ण और ध्वनि गुण दे रखे हैं। सघोष है और महाप्राण, अघोष और महाप्राण दे रखे हैं। सघोष और अल्पप्राण, अघोष और अल्पप्राण, और सघोर और अनुवंशिक भाई। तो भाई हमें ये जो वर्ण दे रखे कै ख ग और ख, ठीक है, ये बताने हैं ये कौन कौन से हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जो अघोष होता है, अघोष, ठीक है, ये पहला और दूसरा वर्ग होता है। जैसे क ख ग घ द, तो एक में कैसे क आ गया, दो में ख आ गया, ऐसे होंगे। तो अघोष में पहला और दूसरा आता है। भाई अघोष में पहला और दूसरा, ठीक है। और जो अल्पप्राण है, ठीक है, इसमें पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है भाई। और जो सघोष है इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। और जो महाप्राण है इसमें दूसरा और चौथा। तो ये आएंगे, ये वर्ग इसमें आएंगे। तो हम देख लेते हैं जो क है ये कौन सा है, ये पहला है। ठीक है, तो देख लेते हैं दोनों में पहला कौन सा है। तो अघोष में नहीं है, अघोष में तो है भाई लेकिन सघोष में नहीं है। महाप्राण में तो दूसरा है और अल्पप्राण में पहला है। तो जो क है ये हो गया ए।
ठीक है, 4 हो गया, ए का 4। जो ख है ये दूसरा है, तो यानी दूसरा महाप्राण है, तो ये रहा 2। और अघोष के अंतर्गत ये नहीं आएगा भाई, और ये आएगा, ये अघोष के अंतर्गत आएगा, सघोष के अंतर्गत नहीं आएगा। तो अघोष और महाप्राण दूसरे में है, तो ख का 2। जो ग है ये तीसरा तीसरा है, तो तीसरा देख लेते हैं हमारा किस में आएगा। तीसरा आएगा भाई सघोष के अंतर्गत 3 4 5, और अघोष में भी आएगा 3 4, अल्परान में भी आएगा, सॉरी 1 3 5, तो 3 आ गया, तो ये आ गया भाई। तो ग का 3, और जो घ है ये क्या है, चौथे के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो चौथा क्या है, सघोष है, और चौथा ही महाप्राण है, तो सघोष और महाप्राण ए में ही, तो ए का ना सॉरी डी का 1 है भाई। तो क का जो ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, तो ये आंसर अपना ठीक रहेगा। जो भाई ये निशान है टिक कर रखे मैंने, इस पे मत जाना क्योंकि मैंने ये सोल्व करके देखे थे। ठीक है, मेरे पास बुक है, इसमें से मैंने सोल्व किए थे, तो मैं आपको कंप्लीट अच्छी प्रकार से करवा दूंगी, तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखें। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सम्मिलित कीजिए। भाषाविद और ग्रंथ, ठीक है, देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, उदय नारायण तिवारी, रामविलास शर्मा। तो देखते हैं इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। कामता प्रसाद गुरु जी का है हिंदी व्याकरण, काफी महत्वपूर्ण है, तो भाई जो ए है इसका 2 हो गया। किशोरीदास वाजपेयी का है हिंदी शब्दानुशासन, बी का 4। उदय नारायण तिवारी जी का है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, तो सी का 1। रामविलास शर्मा का भाषा और समाज, तो डी का 3। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, जो मुंडा भाषा परिवार इसका क्षेत्र कौन सा है ये हमें बताना। तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, छोटा नागपुर है। तो छोटा नागपुर क्या है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र रहेगा, डी आंसर ठीक है। अब हमें ये सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को भी। ठीक है, तो हमें बताना है सवर ध्वनियां हमारी कौन सी है इनमें से। क्या तो नहीं होगी, ख भी नहीं होगी, कै भी नहीं होगा, ए है, च भी नहीं होगा, तो भाई हमारा 4 बिल्कुल ठीक रहेगा। ए ओ भाई, तो 4 ए का 4 हो गया। तालव्य ध्वनिया, इचु यशा नाम है तालव्य, ठीक है, च छ ज, तो 5। अल्पप्राण ध्वनिया, अल्पप्राण मैंने आपको बताया था कौन सी होती है, अभी मैंने पीछे आपको बताया 3 सॉरी 1 3 5 1 3 5 बताया ना अल्पप्राण ध्वनिया। तो 1 3 5 कै च ट तप, ठीक है, कचट तप लिखते हैं ना, 1 त, ठीक है, हमारा सी का 3 हो गया। अघोष ध्वनिया, ये पहला और दूसरा अघोष ध्वनि के अंतर्गत आएंगी भाई। तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, तीसरा आ गया, क्यों चुको भाई। तो भाई थ ठ थ फ, ये अघोष ध्वनिया होगी, पहला और जो दूसरा वर्ग होता है ये अघोष के अंतर्गत आएगा, तो डी का 2। तो 4 5 3 2, 4 5 3 2, 4 5 3 2, डी आंसर ठीक है अपना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित करना है। बोली क्षेत्र से सुमेलित करना है, देखते हैं। बोलियां दे रखी है और क्षेत्र दे रखे हैं, देखते हैं। ब्रज भाषा कहाँ पे बोली जाती है, अलीगढ़ में। एक का 4। भोजपुरी सुल्तानपुर में, सॉरी छपरा में, तो बी का 1। मैथिली दरभंगा में, अवधी सुल्तानपुर में। तो 4 1 5 2, 4 1 5 2 बी आंसर में है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया। जो भारतीय भाषाएं हैं इसको भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया, 8वीं 7वीं 9वीं 10वीं। तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ये आंसर सही है।
अगला क्वेश्चन है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? जो कीर्तिलता है किस भाषा की है भाई? तो अवध की है, अपभ्रंश की है, मैथिली की है, ब्रज की है। तो भाई ये अवध भाषा की रहेगी, ये आंसर सही है अपना। अगला क्वेश्चन है आदिकाल में किस कवि ने अवध भाषा में रचना की है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबुनिया, मंचन। तो भाई अब्दुल रहमान ने अवध भाषा में रचना की है और इनकी रचना का क्या नाम है? संदेश रासक। क्या नाम है? संदेश रासक। ठीक है। अमीर खुसरो की कौन सी है? मुकरिया पहलिया, खालिक बारी, ये इनकी रचनाएं हुई। कुतुबुन की कौन सी है? ये है मृगावती। और मंझन की कौन सी है? मधुमालती रचना रहेगी। आला किस ऋतु में गाया जाता है? जो आला है ये किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा में या बसंत में? तो भाई वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं रचना और रचनाकार। खुमान रासो, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? दलपति विजय। परमार रासो के जगनिक, बिसल देव रासो के नलपति नार, पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई। और अब्दुल रहमान की कौन सी रचना मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी? संदेश रासक भाई। तो देखते हैं। ए का 3 हो गया, ठीक है, बी का 4 हो गया, सॉरी बी का 5 है, परमार रासो जगनिक की। बिसल देव रासो नरपति नाल, तो 4, 3, 5, 4। और पृथ्वीराज रासो डी का 1, 3, 5, 4, 1, 3, 5, 4, 1। ए ऑप्शन में है, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? सॉरी भाई, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई को, पृथ्वीराज विद्यापति को, पुष्पदंत को या जगनिक को? तो भाई विद्यापति को कहा जाता है, ठीक है, अभिनव जयदेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहते हैं? ठीक है, कौन से रचनाकार ऐसे जिनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? तो बोध सिद्ध, रासक परंपरा के कवि, संत कवि या जैन मुनि? तो बोध सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहते हैं हम। फिर रासक परंपरा के कवि कौन कौन से हैं? तो रासक परंपरा के हैं, रसिक के नहीं, रासक के हैं। रासक के चंद्रबरदाई और अब्दुल रहमान रहेंगे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। संत कवि हमारे कबीरदास हो गए, रविदास हो गए, ये हमारे संत कवि के अंतर्गत आएंगे। जैन मुनि कवि कौन कौन से हैं? हेमचंद्र हो गया, स्वयंभू, ये जैन कवि के अंतर्गत आएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित करना है। भाई इनकी भाषा कौन सी है? रचना और उनकी काव्य भाषा। तो विजयपाल रासव, इसकी भाषा अपभ्रंश, ठीक है। तो 1 का 2। चर्यापद संध्या भाषा, अभी हमने ऊपर देखा है। तो 1 का 2, बी का 3। विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा से संबंधित है, सी का 4। और पृथ्वीराज रासो की हिंदवी, ठीक है, तो डी का 1। तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, सी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से? तो सी आंसर सही है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? जो अपभ्रंश भाषा है इसके प्रथम महाकवि कौन है? हेमचंद्र है, स्वयंभू है, रामचंद्र शुक्ल जी है या सोमप्रभ सूरी है? तो स्वयंभू जी रहेंगे अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। और इनकी रचना कौन सी है? पवन चरियु है, यह अपभ्रंश में ही है भाई। और हेमचंद्र की कौन सी है? सिद्ध हेम शब्दानुशासन की रचना है। रामचंद्र शुक्ल जी है, इनकी आपको पता है हिंदी साहित्य का इतिहास काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका। और सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है? कुमारपाल प्रतिबोध भाई। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जो हिंदी भाषा है इसका प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज विजय है, रामचरितमानस है, या पृथ्वीराज रासो या पद्मावत है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, सी आंसर अपना सही रहेगा। पृथ्वीराज विजय किसकी है? तो ये जयानक नामक कवि है, उसकी रचना है ये। रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास जी की है, ठीक है। पद्मावत किसकी है? जायसी जी की है, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो तो आपको पता है किसकी है? चंद्रबरदाई जी की रचना है ये। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? क्या भाई उत्तर भारत में
भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या भाई मध्वाचार्य को। तो रामानंद जी को उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय प्राप्त है भाई। और भाई मैंने इसके साथ साथ आपको काफी सारी चीजें करवा रखी है, ठीक है, जो आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज मेरे चैनल पर जाके विजिट कीजिए, आपको काफी महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें मैंने आपको जो हिंदी साहित्य है उसकी थ्योरी क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रखी है, चैप्टर वाइज सीरीज के पीवाईक्यू मैंने करवा रखे हैं, और वो सीरीज तो अभी भी चली हुई है दोनों ही, ठीक है। और हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चन आंसर मैंने करवा रखे। तो प्लीज आप जरूर से जरूर चैनल को विजिट करें और उन क्लासों को देखें भी, जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? जो सहजोबाई है वो किस शाखा की रचनाकार है, ये हमें बताना है। तो कृष्ण भक्ति शाखा की, राम भक्ति शाखा की, ज्ञानाश्री शाखा की, या प्रेमाश्री शाखा की? तो सहजोबाई जो है ज्ञानाश्री शाखा की महत्वपूर्ण कवित्री है भाई। कृष्ण भक्ति शाखा के कौन से कवि हैं प्रतिनिधि? सूरदास जी है। राम भक्ति शाखा के तुलसीदास है। और प्रेमाश्री शाखा जी के कौन से हैं? जायसी जी रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को और उनके कवियों को हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है भाई ये पंक्तियां, काफी बार पेपर में पूछी गई है, ठीक है। नैया बीच नदियां डूबती जाए, क्या भी नैया बीच नदियां डूबती जाए, ये कबीरदास जी की पंक्ति रहेगी। तो एक दो। अगली पंक्ति है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो मलुकदास जी की। बी का 5, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, ये जायसी जी की है, ठीक है। तब लग ही जीवो भलो देवो होय न धीम, तो ये किसकी है? सॉरी भाई, एक मिनट, ये कबीरदास जी की, हाँ जी ये रहीम की है। तब लग ही जीवो भलो देवो होय न धीम, तो ये रहीम जी की पंक्ति रहेगी। तो 2, 5, 4, 1 खुसरो जी रह गए। इनकी पंक्ति और यहीं पे देख लेते हैं कौन सी होगी इनकी पंक्ति। और जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, ठीक है। तो 2, 5, 4, 1, तो 2, 4, 2, 5, 4, 1 है, सॉरी 2, 5, 4, 1, तो बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं भी रचना है और इनके कवि हैं, देख लेते हैं। मृगावती, मधुमालती, चंदायन और अखरावत। मृगावती किसकी है? कुतुबन की है, हमने पहले भी देखा है। तो एक का 4, मधुमालती मंझन के, ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया था। बी का 5, चंदायन मुल्ला दाऊद जी की रचना है। तो भाई सी का 2, अखरावट किसकी है? जायसी जी की रचना रहेगी। तो डी का 1, और उस्मान की चित्रावली, ठीक है। तो 4, 5, 2, 1, 4, 5, 2, 1, 4, 5, 2, 1 सी आंसर सही रहेगा अपना, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए, ठीक है। जो रचना है इनके अध्यायों के नाम दे रखे हैं और उस रचना के साथ हमको ये सुमेलित करना है। एक तरफ अध्याय है, दूसरी तरफ रचना का नाम है। समय कौन सी रचना में है? तो पृथ्वीराज रासम में क्या है? समय दे रखा है। तो एक का 4, कांड किस में है? रामचरितमानस में, जैसे अयोध्याकांड, किष्किंधाकांड, ठीक है, सुंदरकांड। ये खंड किस में है? ये पद्मावत में है। तो सी का 2, बी का 3 हो गया भाई। सड़क किस में है? साकेत में है। तो डी का 1, ठीक है। तो 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 4, 3, 2, 1, तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो भाई 25 क्वेश्चन आपके इस क्लास में मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। आशा करती हूँ भैया आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको क्लास का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।